हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी थोरियम की। हमने देखा कि कैसे ये 14 बिलियन ईयर ओल्ड बैटरी हमारे बीचेस की सैंड्स में कैद है और क्यों ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अल्टीमेट फ्यूल है। पर एक प्रॉब्लम थी, थोरियम एक फर्टाइल फ्यूल है, ये अपने आप नहीं जलेगा। इसे जलाने के लिए हमें एक स्पेशल स्पार्क की जरूरत है और वो स्पार्क अब मिल चुका है। अप्रैल 6, 2026 को पूरी दुनिया ने देखा जब इंडिया के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने कलपक्कम में क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। ये कोई मामूली मशीन नहीं है। यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल और यूरेनियम 238 की ब्लैंकेट यूज करते हुए ये मशीन ऑफिशियली इंडिया के उस विजन का स्टेज 2 ऑपरेशनलाइज करती है जो लगभग 70 साल पहले डिजाइन किया गया था। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि एक नया आजाद हुआ देश जिसके पास रिसोर्सेज की इतनी कमी थी, उसने 1950s में इतना एडवांस्ड प्लान कैसे बनाया कि आज पूरी दुनिया उसे कैचअप करने की कोशिश कर रही है। कलपक्कम की कामयाबी को समझने के लिए हमें जाना होगा इंसेप्शन पर। हमें उस इंसान को देखना होगा जिसने 1954 में ही 2026 का विजन देख लिया था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। लेकिन डॉक्टर भाभा के जीनियस को समझने से पहले हमें स्टैंडर्ड इंजन को मास्टर करना होगा। हमें देखना होगा कि एक नॉर्मल यूरेनियम रिएक्टर कैसे काम करता है और वो स्टेज 1 मशीन्स जिन्होंने सालों से इंडिया को पावर दी है, ताकि हम समझ सकें कि कलपक्कम का ये रिएक्टर किस चीज को रिप्लेस करने आया है। डॉक्टर होमी भाभा सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो मुंबई की एक काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली में पैदा हुए। भाभा एक ट्रू पॉलीमैथ थे, एक क्लासिकली ट्रेन्ड वायलिनिस्ट, एक काफी अच्छे पेंटर और एक वर्ल्ड क्लास थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। 1930s में जब वो कैम्ब्रिज में थे, भाभा ने उस एरा के जाइंट्स जैसे नील्स बोर, जेम्स चैडविक और पॉल डिरैक के साथ काम किया। वो फिजिक्स की गोल्डन एज के एपिसेंटर में थे और उन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन फिजिक्स में भाभा स्कैटरिंग प्रोसेस डिस्कवर किया था। लेकिन 1939 में जब भाभा इंडिया में छुट्टियां मना रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। वो वापस यूके नहीं गए, बल्कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस देश के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे जो अभी तक आजाद भी नहीं हुआ था। इंडिपेंडेंस से 3 साल पहले 1944 में भाभा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को एक विजनरी खत लिखा। उन्होंने एक ऐसी इंस्टीट्यूशन प्रपोज की जो न्यूक्लियर पावर्ड इंडिया के लिए फ्यूचर एक्सपर्ट्स ट्रेन करेगी। उन्हें एक फंडामेंटल सच्चाई पता थी, एनर्जी इज सॉवरेनिटी। उन्होंने फेमसली कहा था कि नो पावर इज मोर एक्सपेंसिव देन नो पावर। उनका मानना था कि अगर इंडिया को सही मायनों में इंडिपेंडेंट रहना है तो उसका दिल, उसका पावर ग्रिड उसकी अपनी मिट्टी से होना चाहिए। इसी विजन ने TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और बाद में एटॉमिक एनर्जी कमीशन को जन्म दिया। डॉक्टर भाभा ने इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज का सर्वे किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो चेस की एक बहुत ही मुश्किल गेम खेल रहे हैं। 1950s के ज्यादातर रिएक्टर और आज के भी काफी रिएक्टर्स यूरेनियम 235 पर चलते हैं, पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि रियलिटी ये है कि यूरेनियम 235 बहुत रेयर है। ये प्योर नेचुरल यूरेनियम का सिर्फ 0.7% है। इंडिया के पास दुनिया के यूरेनियम रिजर्व्स का 2% से भी कम हिस्सा था। अगर डॉक्टर भाभा अमेरिकन या सोवियत मॉडल्स को फॉलो करते और इनरिच्ड यूरेनियम रिएक्टर्स बनाते तो इंडिया हमेशा फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहता। हम सुपर पावर्स के बीच एक प्यादा बनकर रह जाते। लेकिन भाभा को पता था कि इंडिया के पास एक एडवांटेज है। पूरी दुनिया का 25%
थोरियम। बट यहाँ वो प्रॉब्लम फिर दिखती है, थोरियम फर्टाइल है, फिजाइल नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पास हाई ऑक्टेन फ्यूल का पूरा गोडाउन भरा पड़ा हो और ना तो आपके पास उसे जलाने का इंजन हो और ना ही कोई माचिस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डिजाइन किया। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक सालों तक चलने वाली लंबी रिले रेस थी, जहां एक स्टेज का वेस्ट दूसरे स्टेज का फ्यूल बनता है। चलो इन स्टेजेस को थोड़ा सा समझते हैं। स्टेज 1 में नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल करो बिजली बनाने के लिए और उससे उसका बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम 239 हार्वेस्ट करने के लिए। स्टेज 2 में उस प्लूटोनियम को एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज करो ताकि और प्लूटोनियम ब्रीड हो सके और एंड में यूरेनियम 233 मिल सके। फाइनली स्टेज 3 में थोरियम को डेडिकेटेड रिएक्टर्स में यूज करके इनफाइनाइट सेल्फ सस्टेनिंग पावर जनरेट करो। अब हमें PFBR पर जंप करने से पहले स्टेज 1 की मैकेनिक्स को समझना होगा। इंडिया का स्टेज 1 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर बेस्ड है। भाभा ने इसे इसलिए चुना क्योंकि वो एफिशिएंसी के मास्टर थे। ज्यादातर रिएक्टर्स को एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है, जो सी वाटर से नमक निकालने जैसा मुश्किल काम है। इसमें काफी एनर्जी और पैसा लगता है। PHWR आपको अलाउ करता है कि आप जमीन से निकला नेचुरल यूरेनियम डायरेक्टली यूज कर सके, लेकिन इस स्टैंडर्ड इंजन को चलाने के लिए आपको एक बहुत ही डेलिकेट न्यूट्रॉन इकोनॉमी मैनेज करनी पड़ती है। हर रिएक्टर के 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट पिलर है फ्यूल, जो कि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 है। स्टेज 1 रिएक्टर में फ्यूल बंडल्स नेचुरल यूरेनियम पैलेट्स से भरे होते हैं। याद रखिए, इसमें सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 है जो स्प्लिट होना चाहता है। बाकी बचा 99.3% यूरेनियम 238 एक चट्टान की तरह है, वो जलना नहीं चाहता। इसका मतलब न्यूट्रॉन्स को टारगेट ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद सेकंड पिलर है द मॉडरेटर। जब एक यूरेनियम 235 एटम फिजन करता है तो वो न्यूट्रॉन्स को लाइट की स्पीड के 10% पर बाहर फेंकता है। पैराडॉक्सिकली ये न्यूट्रॉन्स इतने फास्ट होते हैं कि वो दूसरे एटम्स को हिट नहीं कर पाते, वो बस उनके पास से निकल जाते हैं। इसे ऐसे इमेजिन करिए कि आप एक गोली को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन अगर आप वो बुलेट एक गहरे स्विमिंग पूल में फायर करते हैं तो पानी उस बुलेट को स्लो कर देगा जब तक वो बस डूबने ना लगे। अब आप उसे आराम से पकड़ सकते हैं। स्टेज 1 में हम हैवी वाटर को अपना स्विमिंग पूल बनाते हैं। ये फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो करके थर्मल स्पीड्स पर ले आता है ताकि वो 0.7% यूरेनियम 235 उन्हें कैप्चर कर सके। बिना मॉडरेटर के स्टेज 1 रिएक्टर काम ही नहीं करेगा। इसके बाद हमारा थर्ड पिलर है द कूलेंट। जैसे ही एटम्स स्प्लिट होते हैं बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। हम और ज्यादा हैवी वाटर सर्कुलेट करते हैं प्रेशर ट्यूब्स के थ्रू ताकि वो हीट कैरी कर सके। ये हीट एक हीट एक्सचेंजर में जाती है, नॉर्मल पानी को स्टीम में बदलती है जिससे फिर टरबाइन घूमती है। बेसिकली ये रिएक्टर का टी केटल फेज है। अब आता है हमारा आखिरी पिलर जो कि है कंट्रोल। चेन रिएक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए हम बोरॉन या कैडमियम के कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं। ये न्यूट्रॉन स्पंजेस हैं। अगर रिएक्शन का रेट ज्यादा बढ़ने लगे तो ये रॉड्स यूज किए जाते हैं। ये एक्सेस न्यूट्रॉन्स को सोख लेते हैं और रिएक्शन रुक जाता है। अब समझिए कि डॉक्टर भाभा का इंसेप्शन कितना ब्रिलियंट था। जब स्टेज 1 उस 0.7% यूरेनियम से बिजली बना रहा होता है, वो साथ ही साथ एक सीक्रेट एल्केमी भी कर रहा होता है। वो यूजलेस 99.3% यूरेनियम 238 रिएक्टर के कोर में बैठा होता है और उस पर न्यूट्रॉन्स की बारिश हो रही होती है। जब एक यूरेनियम 238 एटम न्यूट्रॉन को
एब्जॉर्ब करता है तो वो स्प्लिट नहीं होता, इसकी बजाय वो ट्रांसम्यूट कर जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे बीटा डीके कहते हैं। इस प्रोसेस के बाद वो बन जाता है प्लूटोनियम 239। इसे ऐसे समझिए कि आप ठंड से बचने के लिए लकड़ी जला रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो लकड़ी राख बनती है, वो राख धीरे धीरे हाई ग्रेड कोयले में बदल रही है। डॉक्टर भाभा के प्लान में स्टेज 1 सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, वो एक प्लूटोनियम फैक्ट्री है। हम अपना थोड़ा सा यूरेनियम जला रहे हैं ताकि हम वो प्लूटोनियम मैन्युफैक्चर कर सकें जो स्टेज 2 को शुरू करने के लिए चाहिए। इंडिया की यूरेनियम पॉवर्टी और थोरियम वेल्थ के बीच यही एक ब्रिज था। लॉजिकली देखें तो डॉक्टर भाभा का प्लान परफेक्ट था, पर इसे एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना करना पड़ा, ग्लोबल पॉलिटिक्स। 1974 और 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया पर टेक्नोलॉजी ब्लॉकेड लगा दिया। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया ही इसलिए गया था ताकि इंडिया न्यूक्लियर फ्यूल, स्पेशलाइज्ड अलॉयज या हाई एंड सेंसर्स ना खरीद सके। दुनिया चाहती थी कि इंडिया स्टेज 1 में ही रुक जाए। उन्हें लगा कि अगर इंडिया को यूरेनियम नहीं मिलेगा तो रिले रेस रुक जाएगी, लेकिन भाभा ने एक कल्चर ऑफ रिजिलियंस बिल्ड किया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर राजा रमन्ना जैसे उनके सक्सेसर्स की लीडरशिप में इंडिया के साइंटिस्ट्स पूरी तरह इंडिजीनियस हो गए। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे दुनिया ने इंडिया से कहा हो कि तुम कार नहीं खरीद सकते, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वो इंजन्स, टायर और फ्यूल सब कुछ स्क्रैच से बनाएगा, सिर्फ वो चीजें इस्तेमाल करके जो उनके खुद के पास हैं। उन्होंने अपने सुपर कंप्यूटर्स बनाए रिएक्टर कोर्स सिमुलेट करने के लिए और अपने नए जिरकोनियम एलॉयज इन्वेंट किए। इस आइसोलेशन ने प्लान को रोका नहीं, बल्कि उसे इंडिस्ट्रक्टेबल बना दिया। क्योंकि इंडिया ने हर पंप और कोड की हर लाइन खुद लिखी है, कोई फॉरेन पावर इंडिया के स्टेज 3 का रास्ता नहीं रोक सकती। डॉक्टर होमी भाभा एक ऐसे इंसान थे जो ग्लोबल स्टेटस को के लिए बहुत फास्ट मूव कर रहे थे। मिड 1960s तक उन्होंने ओपनली कह दिया था कि अगर गवर्नमेंट ग्रीन लाइट दे तो इंडिया सिर्फ 18 महीनों में न्यूक्लियर डिवाइस बना सकता है। वो एक थर्ड वर्ल्ड नेशन को न्यूक्लियर पावर में बदलने वाले थे। फिर आया जनवरी 1966, इंडियन साइंस की हिस्ट्री का सबसे दुखद महीना। 11 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकेंट में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर मृत्यु हो गई। इसके ठीक 13 दिन बाद 24 जनवरी को डॉक्टर भाभा एयर इंडिया फ्लाइट 101 द कंचनजंगा पर सवार हुए। प्लेन वियना जा रहा था, पर वो कभी वहाँ पहुँचा नहीं। वो फ्रेंच एल्प्स के माउंट ब्लैंक से टकरा गया। सभी 117 यात्री मारे गए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने इसे पायलट एरर करार दिया, पर टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि इसे इग्नोर करना नामुमकिन था। इंडिया ने 2 हफ्तों के अंदर अपने पॉलिटिकल लीडर और अपने साइंटिफिक विजनरी दोनों खो दिए। डेकेड्स तक ये सिर्फ एक अफवाह थी, पर 2008 में एक खुलासा हुआ। एक एलिजेड इंटरव्यू जो बुक कन्वर्सेशंस विद द क्रो में पब्लिश हुआ था, उसमें फॉर्मर CIA ऑपरेटिव रॉबर्ट क्राउली ने क्लेम किया कि CIA ने उस फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाया था ताकि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पैरालाइज किया जा सके। उन्होंने डॉक्टर भाभा को अमेरिकन एजेंडा के लिए ब्रिलियंट बट डेंजरस कहा था। क्रैश के 46 साल बाद 2012 में माउंट ब्लैंक के पिघलते ग्लेशियर्स से इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक डिप्लोमेटिक बैग मिला और उसमें 1966 के न्यूज़पेपर्स और कैलेंडर्स भरे हुए थे। क्या वो एक हादसा था या फिर एक सुपर पावर का डिकैपिटेशन स्ट्राइक? हम शायद कभी पूरा सच ना जान पाए, पर डॉक्टर भाभा के दुश्मनों ने एक गलती कर दी। उन्हें लगा इंसान को मारने से मिशन मर जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि डॉक्टर भाभा ने सिर्फ प्लान नहीं छोड़ा था, बल्कि साइंटिस्ट्स की एक ऐसी फौज छोड़ी थी
जो इस प्लान को एक सीक्रेट ओथ मानती थी। ये रिले रेस अब अपने दूसरे लैब में एंटर कर चुकी है। हमने स्टैंडर्ड इंजन को समझ लिया। वो PHWR जो हैवी वाटर यूज करके न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है, वो एक रिलायबल कम्यूटर कार है। लेकिन कलपक्कम का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कोई कम्यूटर कार नहीं है। ये मॉडरेटर को साइडलाइन कर देता है। ये न्यूट्रॉन्स को फास्ट रखता है। ये उन टेम्परेचर्स पर चलता है जो एक स्टैंडर्ड रिएक्टर को पिघला दें, और पानी की जगह ये लिक्विड सोडियम यूज करता है। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे PFBR की एक्सट्रीम इंजीनियरिंग, लिक्विड मेटल की फिजिक्स, और कैसे इंडिया प्लूटोनियम ब्रीड कर रहा है भविष्य में थोरियम का इस्तेमाल करने के लिए। अब एक सवाल आपके लिए है, डॉक्टर भाभा की मौत के पीछे आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई एक एक्सीडेंट था, या उन्हें इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने से रोकने के लिए हटाया गया? अपनी थ्योरीज आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।